वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स में आपका पुनः स्वागत है। और वर्ल्ड हिस्ट्री की तत्कालीन क्लास को बढ़ाते हुए आज पुनः एक क्लास की स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका प्रमुख बिंदु है फ्रांस की राज्य क्रांति। यानी फ्रांस की राज्य क्रांति इसका प्रमुख टॉपिक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। तो किसके शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुआ था। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। सामंत व्यवस्था इस समय लागू था। अगर फ्रांस की बात करें अभी, तो फ्रांस में ही एफिल टावर स्थित है, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। फ्रांस से अभी हमारा यानी भारत का काफ़ी नज़दीकी संबंध है। उसी से फाइटर जेट यानी राफेल विमान का फ्रांस से ही यहाँ मंगाया जा रहा है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है एवं फ्रांस के अभी प्रेजेंट में जो वहाँ के शासक हैं वो इमैनुअल मैक्रोन हैं। तो इतना फ्रांस के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 14 जुलाई 1889 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बस्तिल की राजगृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। ये मुक्त करा दिया गया। जो बस्तिल था वहाँ का एक कारागृह था, यानी जिस तरह भारत में अनेक जगह गृह कारा बना हुआ है जेल की तरह, उसको तोड़कर वहाँ जितना बंदी व्यक्ति थे उन्हें मुक्त करा दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में वहाँ राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो फ्रांस में। तो इसी दिन जो कारागृह था उसका फाटक तोड़ करके जो उसमें बंद व्यक्ति थे उसको मुक्त करा दिया गया एवं 14 जुलाई को ही वहाँ राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। आगे है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। यह कथन लुई 14वां का है। यानी लुई 14वां का ये कथन प्रमुख कथन है। इसको याद रखिएगा। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। ये लुई 14वां का कथन है। नेक्स्ट है, राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। तो पार्लमा नामक एक संस्था थी फ्रांस में, जो राजा के एक तरह से उसको कहें तो घोड़े को लगाम लगाने वाला एक संस्था थी, जिसका नाम था पार्लमा। पार्लमा की कहाँ था? तो फ्रांस में था। जिसकी संख्या 17 थी। ये इसकी संख्या 1-2 नहीं होकर के 17 थी, जो राजा पर प्रजाओं के द्वारा लगाम लगा सकते थे। उसका नाम था पार्लमा, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों के पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुक्रमित होते थे। यानी वंशानुक्रमित कहे तो राजा जो है उसी का पुत्र पुत्रियां ही फिर वो उसके जाने के बाद उस पद पे आसीन हो जाता था। यानी अगर उसका बेटा अगर लंगड़ा अंधरा भी है तो उसका बेटा ही वहाँ का प्रशासक बनेगा। इसी को कहते हैं वंशानुक्रमक। आगे है, वर्साय की शीतमहल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। तो लुई 14वां के द्वारा भी करवाया गया था। क्या चीज़? वर्साय का शीश महल। शीश महल वही लुई 14वां है जिन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, जिसके द्वारा वर्साय के शीशा का महल निर्माण कराया गया था। आगे है, वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। फ्रांस की राजधानी अभी पेरिस है। उस समय लुई 14वां के द्वारा वर्साय को ही बनाया गया था। तो आगे है, लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। 1774 में बैठा था लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर। लुई 16वां की पत्नी यानी मेरी एंतोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसने लुई 16वां से शादी किया।
कहाँ की रहने वाली थी वो ऑस्ट्रिया की रहने वाली। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। राष्ट्र की समाधि वर्साय की भड़कीला राज दरबार था। राज दरबार के रूप में वहाँ पर राष्ट्र की समाधि के रूप में जाना जाता है। लुई 16वां को देशद्रोह की अपराध में फांसी दे दी गई थी। लुई 16वां को फिर फांसी दे दिया गया था। देश के प्रति कुछ दंडनीय कार्य किया था, इसलिए देशद्रोह के अपराध में उसे फांसी दे दिया गया था। किसे फांसी दे दिया गया था? तो लुई 16वें को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है टैले एक प्रकार की भूमि कर तथा उअर्टी थे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च में देना पड़ता था। टैले मुख्य रूप से ये टर्म है, ये ध्यान रखिएगा, टैले एवं तीठे। टैले एवं तीठे एक प्रकार का कर है, यानी एक प्रकार का टैक्स है। अब अलग अलग विभाजन की बात की जाए तो टैले को भूमि यानी जमीनी स्तर पर कर देना कहता था, एवं उअर को एक तरह से धार्मिक यानी धर्म के नाम पर जो अर्थ टैक्स देता था उसको ये चर्च को देना होता था। एक चर्च वहाँ पर उसी को देना होता था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान दिया था, यानी अहम भूमिका थी इनका। नेक्स्ट है वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। ये वॉल्टेयर जो थे वो चर्च का विरोधी थे। चर्च से इन्होंने नफरत था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन था। जो रूसो के द्वारा था, ये तीनों व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना विरोध था, अलग अलग अपना समर्थन था। रूसो के द्वारा अगर कहा जाए तो प्रजातंत्रात्मक शासन था, उसका समर्थन करता था। एवं 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह वॉल्टेयर का कहना है। ये वॉल्टेयर हैं, इसका कहना है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है। मतलब छोटी छोटी टुकड़ों में ढेर से लोग शासन करे के अपेक्षा एक व्यक्ति जो सुदृढ़ व्यक्ति हो, करने लायक हो, उस शासन को करे, वही अच्छा है। यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का कहना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? रूसो की एक रचना है। आगे है कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेग्यू ने की थी। कानून की आत्मा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था, जिसमें सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पोषण किया था। यानी तीनों को अलग कर दिया गया था, कार्यपालिका हो अलग हो, विधायिका हो अलग हो, एवं न्यायपालिका को अलग करने का कानून था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, यानी समानता ही फ्रांस की क्रांति का सर्वप्रमुख नारा था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज़ किया था। जो मध्यम मिडिल वर्ग के लोग हैं उन्होंने आगाज़ किया था समानता को। स्वतंत्रता एक बंधुत्व की क्रांति का नारा था, और स्वतंत्रता भी एक क्रांति का नारा था। जो बंधुत्व व्यक्ति थे उनका ये नारा था। आगे है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। उस समय 18वीं सदी का शासन चल रहा था, उस समय इन लोग 3 स्टेट में बटा हुआ था। जो प्रथम स्टेट था उनका पादरी का था, द्वितीय स्टेट था अभिजात वर्ग का था, एवं जबकि तीसरा स्टेट जो था वो देश के 90% जनता थी। यानी 3 स्टेट में बटा हुआ था, सबसे अधिक जनता का था जिसका परसेंट 90% है, एवं प्रथम पादरी था, दूसरा अभिजात वर्ग के लोग थे। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे, मतलब टैक्स देने पड़ते थे उनको, सभी प्रकार के जो भी हो, चलने फिरने रहने जाने। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्प, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। इन लोग को काफ़ी टैक्स अदा करना पड़ता था, काफ़ी कर चुकाना पड़ता था। आगे है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। फ्रांस की राज्य क्रांति उस समय था, इनका मुद्रा क्या था? लिब्रे था। नेक्स्ट है स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 को हुई थी। तो ये अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है स्टेट जनरल का अधिवेशन। जो स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1789 को हुआ था। तो ये अधिवेशन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। आज माप तौल की जो
प्रणाली है वो फ्रांस का ही देन है। फ्रांस में ही सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ था। तो माप तौल की पद्धति जो है अभी जो दशमलव प्रणाली है वो फ्रांस का देन है। ये प्रमुख टर्म है, इसको याद रखना है। संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है, यानी जो राष्ट्रीयता है उनका जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कार्सिको द्वीप की राजधानी जॉर्जेसियो में हुआ था। यानी जॉर्जेसियो में किसका जन्म हुआ था? नेपोलियन का जन्म। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 को जन्म हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। यानी नेपोलियन का पिता था, यानी पापा थे इनका बाबूजी, उनका नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन बड़ा ही प्रेमी था, लड़कियों के प्रति बड़ा ही प्रेम स्नेह करते थे। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने पढ़ाई लिखाई इनका ब्रिटेन के सैनिक स्कूल में यानी सैनिक अकादमी में हुआ था। किनका? यानी नेपोलियन का। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। मतलब ऑस्ट्रिया के जो प्रमुख था उन्होंने उसको समाप्त कर दिया था। नेपोलियन ने ही कब समाप्त किया था? तो 1796 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत 1799 में हुआ। फ्रांस में जो डायरेक्टरी शासन चलता था उसका अंत हो गया था 1799 में। आगे है नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर कौंसल बना रहा। नेपोलियन के द्वारा ये वहाँ का बना हुआ रह गया। 1799 में प्रथम बार बना था कैंसल के रूप में। उसके बाद 1802 में वो जीवन भर अपना सत्ता के रूप में काबिज कर रखा था, क्योंकि नेपोलियन वहाँ का बड़ा प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, बड़ा इश्कबाज व्यक्ति थे नेपोलियन, है ना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। कौन बना? नेपोलियन। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। जो फ्रांस का निर्माता है वो नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड जो देश है, जो ब्रिटेन, उसको बनियों का देश कहा था। किसके द्वारा कहा गया था? तो नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली। ये देखिए ससुरा क्या किया है। ससुरा पत्नी को रहते हुए एक प्रेमिका से विवाह कर लिया है। किसके द्वारा? तो नेपोलियन के द्वारा। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी लुइसा, इसके रहते हुए, पत्नी को रहते हुए इसे शादी कर ली थी। ये भी ससुरा काफ़ी इश्कबाज निकला। आगे देखते हैं। उसके बाद ट्राफालगर का युद्ध यानी 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। फिर इंग्लैंड एवं नेपोलियन का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1805 में। 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? तो 1800 में किया था। नेक्स्ट है नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने कानून का जो संग्रह करवाया, वो तैयार करवाया था पूरा, उसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। फिर आगे है नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। ये नेल्सन के हाथ भी था, तो ये बुरी तरह ही इन्होंने पराजित हो गया, मतलब हार गया था नील नदी के युद्ध में। नेक्स्ट है यूरोपियन राष्ट्रों ने मिलकर, यानी यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिप्जिंग नामक स्थान पर हरा दिया। फिर उनको हरा दिया गया था। लिप्जिंग नामक स्थान है, उनको हरा दिया गया था और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया था। फिर उसको अपने कब्जे में ले लिया, यानी बंदी बना दिया अपने कब्जे में लेकर को एक टापू पर जिसका नाम है एल्बा, इस टापू पे उसे भेज दिया था। परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। लेकिन ये ससुरा काफ़ी चालाक व्यक्ति था, कभी मन के काफ़ी तीव्र व्यक्ति था, तो ये फिर वहाँ से भाग निकला और फिर फ्रांस का सम्राट बन गया था। नेपोलियन काफ़ी, आप पढ़ें, रंगीला शासक भी एक तरह से रहा है। उसके बाद
नेक्स्ट है, अंततः मित्र राष्ट्रों ने सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया गया। फिर उसको 1815 में जो वाटरलू का युद्ध था उसमें भी पराजित कर बंदी बना लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। वहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है 1821 में। उसको अबर ये काफ़ी दूर लगता है भेज दिया गया था, हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया था। नेपोलियन लिटिल कारपोलर के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन को ही एक दूसरा नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कारपोरल, यानी लिटिल कारपोरल के रूप में नेपोलियन को जाना जाता है। तो नेक्स्ट टर्म है, नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण। रसिया पे जो आक्रमण कर दिया था नेपोलियन, उसी धीरे धीरे पतन हो गया, मतलब कि धीरे धीरे वो विलीन होता चलता गया, मतलब समाप्त होता चलता गया। में मुख्य कारण क्या है, नेपोलियन के द्वारा रूस पर हमला करना। अभी भी रूस मिसाइल के क्षेत्र में काफ़ी आगे है एवं रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन है। आप कमेंट में बताइएगा कि रूस की राजधानी क्या है। एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ रसिया। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात तैयार किया था। मतलब सूत्रपात उनको बनाया था इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार को बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने। वहाँ का जिस प्रकार नेपोलियन से इन्होंने नेपोलियन का इंग्लैंड से काफ़ी दुश्मनी था, इसीलिए उन्होंने बहिष्कार करने के लिए वो अपना तौर तरीका आजमाया। एवं सबसे नेक्स्ट एवं लास्ट को टर्म है, वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस की प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। यानी कि जो कन्वेंशन हुआ था वियना समझौता, इसके तहत यूरोप के राष्ट्र ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को, मतलब फ्रांस की प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया था, तो 1815 में। 1815 में ससुरे जब समाप्त कर दिया था, तो चलते हैं हम भी इस सेशन को समाप्त करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, देख लीजिएगा एक बार वीडियो को रोक करके। उसके बाद कुछ कुछ प्रमुख टर्म था जो आप लिख लेना है। उसके बाद मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।